हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बताई है पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं पहले ये बता देती हूँ कि ज्योग्राफी के ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर्स कितने हैं और कौन कौन से चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में रिमूव कर दिए गए हैं। तो पहले मैं ये समझा देती हूँ। तो जो है ये न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी के सारे चैप्टर हैं। ये जो है ये सारे ओल्ड एनसीईआरटी के हैं चैप्टर्स और ये न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाई थी वो था ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार वो दूसरा चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर और चौथा मानचित्र, इन दोनों को मर्ज करके न्यू एनसीईआरटी में पहला चैप्टर में कर दिया गया। तो मैंने जो पिछले वीडियो में बताई थी वो पृथ्वी के पर स्थानों की स्थिति नए एनसीईआरटी के पहला चैप्टर मैंने पढ़ाई थी। उसमें मैंने ओल्ड एनसीईआरटी के ये दोनों चैप्टर इंक्लूड कर लिए थे क्योंकि इन दोनों चैप्टर को इसमें मर्ज कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। और इस बार जो हम पढ़ेंगे वो ओल्ड एनसीईआरटी की पृथ्वी, आज के जो चैप्टर रहने वाली है वो पृथ्वी की गति है जो ओल्ड एनसीईआरटी के चैप्टर है। और ये चैप्टर इस न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, रिमूव कर दिया गया। लेकिन ये चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, ये वाला चैप्टर है, इसकी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम साथ में लेके चलें। वो न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं तो हम ओल्ड एनसीईआरटी के इस चैप्टर को भी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद महासागर एवं द्वीप न्यू एनसीईआरटी में, इसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और ये हमारा भारत, स्थल रूप, ये सब जो है ना नया चैप्टर की तरह लग रहा है, लेकिन इन दोनों को शायद इसमें मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो मैं आगे जैसे जैसे बताऊंगी वैसे मैं बता दिया करूँगी कि इसमें चैप्टर्स कौन होंगे, जो मैं पढ़ाऊँगी वो बता दूँगी कि इसमें चैप्टर कौन पढ़ा रहे, ठीक है। आज की जो चैप्टर वो रहने वाली है, आज की जो चैप्टर रहेगी वो ये है ओल्ड एनसीईआरटी की थर्ड चैप्टर, ठीक है। मैं कोई भी टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, तो एक बार ही होगा। तो एक बार में ही ओल्ड का हो या न्यू का हो, मैं एक बार ही बताऊँगी ताकि मैं सारी टॉपिक कवर करते हुए चलूँगी, चाहे वो किसी भी चैप्टर में है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की चैप्टर। आज की चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। आखिर जो अंतरिक्ष में पृथ्वी गति करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है अर्थ, तो वो गतियाँ किस तरह की होती है। तो यहाँ पे आप पहले चैप्टर में पहले पेज पे ही देख सकते हो कि पृथ्वी, यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी गति जो है वो दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं प्रकीर्णन। अब ये घूर्णन और प्रकीर्णन ये दोनों गति है और ये होता कैसा है तो ये मैं आगे बता रही हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं घूर्णन और प्रकीर्णन क्या है। घूर्णन जो है, घूर्णन वो जैसे अर्थ है, ये अर्थ और इसका ये एक्सिस है, तो ये इधर से जो इधर घूमता है, इधर से जो इधर घूमता है, तो ये ऐसे एक राउंड लगाने में ये पूरे 24 घंटे समय लगाता है। तो अपने एक्सिस पे, अर्थ अपने एक्सिस पे जो घूमता है, अपने अक्ष पे जो घूमता है उसे घूर्णन कहा जाता है। और जब अर्थ अपने अक्ष पर घूमते हुए, जब ये अक्ष पर घूमे ऐसे रोटेट करे तब इसको घूर्णन कहते हैं। और जब अर्थ इस दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमे सूर्य के चारों तरफ, इस अक्ष पे भी घूम रहा है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है, चार स्थिति बन रही है।
तो इस तरह के इसको बोलते हैं घूर्णन। इसको घूर्णन बोलेंगे। और इसको घूर्णन, परिकीर्णन, इसको परिकीर्णन। ठीक है, ये वाली गति जो है ये घूर्णन है और ये वाली गति है अर्थ की, ये परिकीर्णन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो एक वर्ष का बनता है दिन, 365 दिन का, वो कैसे बनता है। ठीक है, मैं इसमें ही बताती हूँ। जैसे अर्थ है वो अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, तो मानो कि यहाँ पे सन है, यही सन मान लेते हैं। यहाँ से इस पे लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ी तो यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे घूमे। 24 घंटे में क्या बदलेगा, दिन बदलेगा और रात हो गई। और जब ये जो अर्थ है ये जब दीर्घवृत्तीय पथ पे घूमती है ऐसे गोल, तो इस पॉइंट से जब ये घूमती है तो इस पॉइंट पर पूरा वापस आने में इसको लग जाता है 365 दिन। 365 दिन, 6 घंटे एक्स्ट्रा में लगता है 5 घंटा और 48 मिनट। 48 मिनट लग जाता है। जब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे मान लो ये सन है, मिनट, ये सन है और यहाँ पे अर्थ की 4 पोजीशन। ठीक है, ये अर्थ की 4 पोजीशन है। जब अर्थ यहाँ से मान लो घूमना स्टार्ट की, यहाँ आई और यहाँ तक उसको वापस आने में जो समय लगेगा वो 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट, इतना समय लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक वर्ष में हम 365 दिन को ही जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें 24 घंटे कर करके 365 दिन पूर चुके हैं और ये 24 घंटे नहीं पूर पाते। 5 घंटा 48 मिनट जो है ये एक्स्ट्रा रह जाता है। तो अब यही 5 घंटा और 6 घंटा मान लेते इसको। अब ये 6 घंटा 4 साल बाद क्या हो जाता है, 6 और 24, अब ये 4 साल बाद 24 घंटा पूर जाता है। 24 घंटा मतलब ये एक दिन के बराबर हो जाता है। अब ये इसी एक दिन को हम चौथे दिन में, जब फरवरी के महीना होती है उसमें जो लास्ट डे होती है वो 28 दिन की होती है नॉर्मल ईयर में। तो 4 साल के बाद जब ये एक दिन पूर जाती है तो इसको फरवरी के लास्ट दिन में ऐड कर दिया जाता है, जो 29 दिन का हो जाता है। तब ऐड करने पर वही जब जिस फरवरी में एक दिन ये ऐड करके 29 दिन का हो जाता है, तो वो पूरा वर्ष जो होता है वो लीप ईयर हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लीप ईयर क्यों होता है। ये हर साल जो होता है 6 घंटे बच जाता है, इसको ऐड नहीं किया जाता है और ये जो 6 घंटे 4 साल बाद ये एक दिन के बराबर हो जाता है और इस एक दिन को लास्ट चौथे साल के फरवरी में लास्ट में दिन जोड़ दिया जाता है, जिससे ये एक साल हो जाता है और इस एक साल को लीप ईयर बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी लेते हैं पृथ्वी एक वर्ष या 365.1/4 है, मतलब 24/6 है। तो 6 चौक 24 होता है, तो 1/4 मतलब दिन का हाफ से भी हाफ टाइम, दिन का 1/4 टाइम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 365 सही 1/4 मतलब 1/4 दिनों में सूर्य के एक चक्कर लगाती है। अपनी सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन ही मानते, शेष 6 घंटे
जो लगातार 4 वर्ष में 24 घंटे यानी एक दिन के बराबर हो जाती है, तो इस एक दिन को चौथे वर्ष के फरवरी माह के अंतिम दिनों में जोड़ दिया जाता है, जिससे यह महीना 29 दिनों का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। अतः लीप वर्ष में सामान्य दिनों की तुलना में 366 दिन होते हैं। आप समझ गए होंगे लीप वर्ष क्यों होता है। अब हम एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया घूर्णन। पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे सूर्य के एक स्थिर कक्षा में घूमने पृथ्वी को, उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है और जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो ये इसका अक्ष है, ये कक्षीय समतल, ये है कक्षीय समतल, इससे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य का रोशनी प्राप्त होता है। सूर्य की ओर वाले भाग दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य के से दूर होता है, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब ये प्रदीप्ति वृत्त क्या है, ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं प्रदीप्ति वृत्त होता क्या है। जैसे यहाँ देखो, ये सन है और इसकी जो लाइट पड़ रही है वो अर्थ के आधे भाग पे पड़ रही है। तो जितने भाग में ये लाइट पड़ रही है और जहाँ से ये मतलब कट हो रहा है, जिस आधे भाग पर यहाँ से हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। इसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। इसको यहाँ पे जो वृत्त बन रही है ऐसे गोल करके, यहाँ पे समझ लो, जैसे यहाँ पे ये अर्थ है, ये सन, कलर चेंज कर देते हैं, ये सन है और यहाँ इसका प्रकाश पड़ा, तो अर्थ के आधे भाग पे ही तो पड़ेगा ना प्रकाश, पीछे तो अंधेरा रह जाएगा, यहाँ पे ही प्रकाश पड़ेगा। अब ये जो है गोल, ये जितना भाग पे पड़ा और जो यहाँ पे वृत्त बना, इसको बोलते हैं, पूरा पृथ्वी गोल करके, इसको बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। ये होती है प्रदीप्ति वृत्त, इसी को बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त, ठीक है। अब समझ गए होंगे प्रदीप्ति वृत्त क्या है। तो अब ये समझना है, अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे सन है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये अर्थ की एक्सिस है, यहाँ पे लाइट पड़ी तो यहाँ तक लाइट पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक लाइट पड़ी तो पीछे भाग तो नहीं पड़ पाएगी। तो आप ये बात बताओ कि जो ये अर्थ घूमेगी, जब ये अर्थ ऐसे घूमेगी 24 घंटे में, तो 24 घंटे में क्या बदल सकता है, दिन या रात हो सकती है। पृथ्वी पर क्या हो सकता है, दिन या रात हो सकती है। ये ऐसे तो नहीं होगा ना एक दिन में, मतलब सर्दी का मौसम भी, ग्रीष्म ऋतु भी, एक ही दिन में तो ग्रीष्म ऋतु नहीं आ सकती या सर्दी की ऋतु नहीं आ सकती।
तो उसके लिए अलग अलग सीजन होता है, उसके लिए अलग अलग टाइम होता है। तो अर्थ जब ऐसे घूमेगी अक्ष पे, अपने अक्ष पे, तो सिर्फ दिन ही और रात ही बन सकती है 24 घंटे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और जब ये जो अर्थ है सन के चारों तरफ ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगी, तभी इसका पोजीशन चेंज होगा, और पोजीशन चेंज होगा तभी ऋतुएं बन पाएगी। अब ऋतु भी एक प्रॉब्लम है। ऋतु भी कैसे बन सकती है? अगर मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, ये मान लो सीधा, एक मिनट, मान लो ये सीधा अर्थ है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो और एक अर्थ ऐसा है, इसका अक्ष ऐसा है, और इस पे भी लाइट पड़ेगी, ये। तो आप ये बताओ कि जो हमारी एक्चुअल में पृथ्वी है वो कौन सी वाली है, ये वाली है या ये वाली है? आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है एक्सिस पे, तो आपको पता होगा ये वाली। अगर ये हो तो ये कितना भी घूम जाए दिन और रात बराबर ही होगा, क्योंकि ये इधर भी आ जाए, अगर ये इधर भी आ जाए तो सन यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी तो इधर भी दिन बराबर होगा, रात बराबर होगी, दोनों साइड बराबर होंगे। आगे जिधर सूर्य पड़ेगा उधर दिन होगी, पीछे रात होगा। दिन और रात ही चेंज हो सकती है, सीजन नहीं चेंज हो सकता। क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ इस वाले में आप देखें तो इस वाले में जैसे यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो इधर लाइट नहीं पड़ रही है नॉर्थ वाले में, इधर लाइट पड़ेगी तो इधर क्या होगा, इधर गर्मी हो जाएगा, इधर ठंडा हो जाएगा, नॉर्थ में ठंडा हो जाएगा, साउथ में गर्मी हो जाएगा। तो क्या होगा, इधर इससे ऋतुएं बन रही है, इससे ऋतुएं बन रही है। इधर शरद ऋतु, इधर ग्रीष्म ऋतु, तो उधर शरद ऋतु। इसी से तो ऋतु बनेगी, क्योंकि हमारी अर्थ झुकी हुई है। ये हमारी एक्चुअल ऋतु, ये हमारी एक्चुअल मतलब अर्थ नहीं है। हमारी जो वास्तविक अर्थ है, पृथ्वी है, वो ऐसी होती है। तो अब हम देखते हैं कि बनता कैसे है। यहाँ पे देखिए, ये हमारी सन है, और सन की जब लाइट यहाँ पड़ेगी, ये मेन एक्सिस, ये कर्क, ये मध्य, ये मकर, इधर भी कर्क, मध्य, मकर, कर्क, मध्य और मकर, ये एक्सिस बीच वाले, इधर भी ऊपर कर्क, मध्य और मकर। तो आप देखिए कि अब यहाँ से पता चलेगा कि लाइट किस टाइम पर कहाँ पे पड़ती है। जब सूरज ऊपर है, तो इसकी जो लाइट बन रही है वो सीधे पड़ रही है, इसके बीच में पड़ रही है, सीधे एक्सिस पे पड़ रही है। मतलब इसकी जो मध्य है, मध्य रेखा, ये विषुवत सीधे विषुवत पे पड़ रही है। और उसी तरह नीचे भी जब सामने है, जैसे ये अर्थ आगे है तो ये पीछे, मान लो कि ये सन है, सन के जो इसके अर्थ के जो आगे वाला भाग होगा, इस साइड का भाग, उधर वाला पूरा उजला होगा, मतलब उधर लाइट पड़ रही होगी, और पीछे सन के पीछे पूरा अंधेरा होगा। तो उधर जो है पूरे विषुवत पे ही पड़ रही है, मतलब भूमध्य रेखा पे बीच में पड़ रही है। लेकिन इस केस में देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे जो है अर्थ सन के इधर झुकी हुई है, तो सन की जो लाइट है सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा पे पड़ेगी। यहाँ विषुवत रेखा
मतलब जो है भूमध्य रेखा वो नीचे चली जाती है, तो लाइट जो है सबसे ज़्यादा कर्क रेखा पे पड़ती है। और उसी तरह जब ये अर्थ सन से दूर हो जाती है, इसका अक्ष उधर झुक जाता है, तो जो लाइट है वो साउथ में पड़ रही है। यहाँ पे जो हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा से ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो कर्क रेखा भी नॉर्थ में है। तो यहाँ पे जब ईस्ट साइड होगी अर्थ, तो यहाँ नॉर्थ में कर्क रेखा पड़ेगा, और जब इस साइड अर्थ आएगी तो साउथ में पड़ेगा, मतलब मकर रेखा पर पड़ रहा है। यहाँ मकर रेखा है, मकर रेखा पर लाइट पड़ रही है सन की सबसे ज़्यादा। तो क्या होगा, इससे होगा यही कि जब अर्थ इधर रहेगी तब नॉर्थ में यहाँ पे गर्मी रहेगा। यहाँ पे आप जानते हो कि कर्क रेखा हमारी कंट्री से गुजरती है, यहाँ पे हमारा इंडिया होता है। तो कर्क रेखा जब लाइट होती है तो इंडिया में भी गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और जब इधर मकर रेखा पे आती है और हमारे इंडिया यहाँ पे है, कर्क रेखा पे लाइट नहीं पड़ पाती, तो हमारे इंडिया में क्या होता है, सर्दी हो जाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि जब अर्थ हमारे यहाँ तब गर्मी आती है जब अर्थ इधर होता है, और हमारे यहाँ सर्दी जब कब आती है, जब इधर होता है। जब इधर साउथ मकर रेखा पे जितने भी कंट्री होंगे उधर गर्मी कब हो रहा होगा, जब अर्थ इधर होगा। और मकर रेखा पर स्थित सारे कंट्री में ठंड कब हो रही है, इधर जब इधर होगा अर्थ। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे अर्थ से यहाँ पे लाइट पड़ी, तो इसका आगे वाला जितना है, इसका लाइट सीधे सीधे बीच में जा रहा है भूमध्य रेखा पे, और आगे वाला जितना है जिस पूरे पे लाइट है, पीछे देख सकते हैं आप अंधेरा है, पीछे देखिए। उसी तरह जब सन इधर पड़ी नॉर्थ में, तो अर्थ के ज़्यादातर भाग इधर वाला अंधेरा है, और ऊपर में ज़्यादातर उजला है, मतलब लाइट पड़ रही है, पीछे अंधेरा है। उसी तरह यहाँ पे अर्थ के पीछे देखिए अंधेरा है, आगे से पड़ रहा है लाइट, तो उधर वाला पूरा लाइट में। उसके बाद यहाँ पर ये सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मैंने बताया ना अभी, जैसे ऋतु जो परिवर्तित होती है वो पृथ्वी के परिक्रणन से होती है, परिक्रणन गति से, क्योंकि घूर्णन से नहीं होता है। घूर्णन में तो अर्थ एक्सिस पे ही घूमती है, परिक्रणन से अर्थ सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमती है। दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमती है तो अर्थ विभिन्न उसका पोजीशन चेंज होता है। पोजीशन चेंज होने से सूर्य के लाइट का स्थान चेंज होता है, और स्थान चेंज होने से बहुत सारी ऋतुएं बनती है, सर्दी, गर्मी, बसंत, जो भी हो। अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी में समझाया गया है। जैसे सन है तो यहाँ पे जो पड़ रही है, यहाँ लाइट पड़ रही है बीच में, और इसी तरह यहाँ पे लाइट पड़ रही है कर्क रेखा पे, कर्क रेखा पे पड़ रही है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है मकर रेखा पे, और यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है वो ठीक बीच में पड़ रही है। हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ पे मंथ बता देती हूँ, ठीक है। मंथ जब अर्थ हमारी यहाँ पे होती है, जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पे पड़ रही होती है, तो उस टाइम जून का महीना होता है, और 21 जून पीक पे होती है, क्योंकि 21 जून को अर्थ की ये सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी सीधी कर्क रेखा पे पड़ती है। उसके बाद फिर नीचे आना प्रारंभ होती है। फिर यहाँ पे फिर शरद ऋतु, उसके बाद 21 जून के बाद जुलाई, अगस्त, उसके बाद यहाँ सितंबर, यहाँ 22 सितंबर हो जाती है।
22 सितंबर को फिर जब सूर्य की रोशनी विषुवत रेखा पे होती है तो उस टाइम जो महीना होता है वो 22 सितंबर होता है। फिर धीरे धीरे इधर शिफ्ट होने लगती है अर्थ। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद फिर आता है अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद दिसंबर। फिर 22 दिसंबर को जो अर्थ होती है वो पूर्व में होती है सूर्य के। तो जो अर्थ सूर्य की रोशनी पड़ती है उस टाइम अर्थ के मकर रेखा पे पड़ती है, मतलब साउथ में। उस टाइम साउथ में के मकर रेखा पे पड़ती है और नॉर्थ में उस टाइम सर्दी होती है। नॉर्थ में सर्दी होती है और साउथ में गर्मी। उसी तरह जब नॉर्थ कर्क रेखा पर जब पड़ती है सूर्य की रोशनी तब जो उत्तर होता है उत्तर में गर्मी होती है और साउथ में सर्दी चल रही होती है। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर हो गया, फिर जनवरी, फरवरी एंड मार्च 21 मार्च को फिर जो सूर्य की रोशनी होती है वो बीच में पड़ती है, वो मध्य रेखा पर पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती है। तो उस टाइम भी जो होता है, इस टाइम भी दिन और रात की जो टाइम होती है वो सेम हो जाती है। फिर उसके बाद अर्थ फिर अपने वापस इधर शिफ्ट होने लगती है। मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून में कर्क रेखा पे आ जाती है सूर्य की रोशनी। आपने समझ लिया होगा अब कि मंथ वाइज ये कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ टर्म्स। जैसे अब यहाँ ये समझते हैं कि जैसे जब सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पे पड़ती है तो हमारे लिए जो उस टाइम कर्क रेखा 21 जून को आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी का समय होता है उस टाइम। और साउथ मतलब मकर रेखा के इधर जितने भी कंट्री होंगे या साउथ में जो होंगे अर्थ के उधर पूरा ठंड पड़ती होगी उस टाइम। मतलब नॉर्थ में जो है उस टाइम गर्मी पड़ रही होती है और साउथ में ठंडा, ठीक है, उस टाइम सर्दी हो रही होती। उसी तरह जब दिसंबर का टाइम होता है तो दिसंबर में जो सूर्य की रोशनी होती है वो बीच में पड़ती है, मध्य में। तो जैसे हमारे गर्मी के बाद हमारे लिए क्या आता है, ऑटम सीजन, उसको बोलते हैं शरद ऋतु, या ऑटम सीजन जो होता है ना वो शरद ऋतु हमारे लिए जो होता है शरद। ऑटम के बाद ही सर्दी आती है। तो सितंबर में हमारे लिए शरद ऋतु होता है नॉर्थ में शरद ऋतु। और साउथ वालों के लिए उस टाइम बसंत ऋतु होता है, बसंत ऋतु सितंबर में। हमारे लिए उस टाइम शरद ऋतु और इन लोगों के लिए बसंत ऋतु होता है, क्योंकि इंडिया नॉर्थ में है तो नॉर्थ में उस टाइम शरद ऋतु चल रही होती है और साउथ में जो मकर रेखा के आसपास वाले जितनी कंट्री है उधर बसंत ऋतु चल रही होती है। उसके बाद इधर दिसंबर में जो है सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर पड़ती है। मकर रेखा मतलब साउथ में सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और नॉर्थ में सूर्य की रोशनी यहाँ पे दूर हो जाती है तो इधर सर्दी पड़ती है, इधर नॉर्थ में इधर सर्दी पड़ती है और साउथ में इधर गर्मी पड़ रही होती है। तो उस टाइम हमारे लिए सर्दी इंडिया को लेकर ही समझो, तो इंडिया इधर होती है तो इंडिया नॉर्थ में पड़ जाता है, तो उधर सर्दी चल रही होती है दिसंबर में और इधर ठंडी, मतलब इधर गर्मी चल रही होती है, उधर सर्दी और इधर गर्मी, ठीक है। उसके बाद जब अर्थ यहाँ पे शिफ्ट करती है तो इसका फिर सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य की जो लाइट है फिर विषुवत पृथ्वी पे एकदम सामने सामने पड़ती है। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारे लिए जैसे हमारे सर्दी, यहाँ पे सर्दी हुई हमारे लिए, सर्दी के बाद हमारे लिए क्या आता है, बसंत ऋतु आता है हमारे लिए। सर्दी के बाद बसंत, दिसंबर के बाद मार्च में हमारे लिए बसंत ऋतु आ जाती है। तो नॉर्थ वालों के लिए बसंत ऋतु है, हम नॉर्थ में, तो नॉर्थ वाले के लिए बसंत ऋतु है। और जो दक्षिण में रह रहे होंगे मकर रेखा के आसपास वाले, तो उनके लिए तब शरद ऋतु, ऑटम सीजन, उनके लिए शरद ऋतु ऑटम तब होता है जब
अर्थ ऊपर जब 21 मार्च में साउथ वालों के लिए ऑटम सीजन होता है और सितंबर में हमारे लिए होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे होता है। साउथ वाले हमारे लिए शरद ऋतु होती है तो उनके लिए बसंत हो जाती है, हमारे लिए बसंत होती है उनके लिए शरद हो जाती है, क्योंकि हम लोग जस्ट अपोजिट हैं। हम जैसे उत्तर में जाएंगे तो वो दक्षिण में, तो सूर्य तो एक ही लाइट एक ही स्थान पे पड़ सकती है, या तो उत्तर में पड़ेगी या तो दक्षिण में पड़ेगी। तो उत्तर में पड़ेगी तो दक्षिण में मतलब कम लाइट जाएगा, और दक्षिण में ज़्यादा लाइट जाएगा तो उत्तर में कम जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे एक और वर्ड है विषुव। यहाँ विषुव है, यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे विषुव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उत्तर अयनांत है। ये होता क्या है तो यहीं पे समझ लेते हैं। उत्तर अयनांत किसे कहते हैं? जैसे अर्थ है, अर्थ इसके बीचों बीच एक्सिस है। ठीक है, उत्तर अयनांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि अर्थ ये जो सन है ना, ये उत्तर में ज़्यादा पड़ रही है, इसकी लाइट उत्तर में ज़्यादा पड़ रही है इसलिए। और इस टाइम जो होता है, जैसे ही इसको बीच में भाग काट दो, ये कर्क ये मकर काट दो, तो यहाँ पे इस टाइम जो होता है ना 21 जून को, वो नॉर्थ में दिन बड़ा हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ में सूर्य की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो नॉर्थ में दिन बड़ा हो जाता है और साउथ में दिन छोटा हो जाता है। रातें बड़ी हो जाती है साउथ में, और नॉर्थ में रातें छोटी हो जाती है और दिन बड़ा हो जाता है, क्योंकि सूर्य की लाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है उस टाइम। तो इसलिए बोला जाता है कि इस टाइम जो है ना, रातें और दिन दोनों तरफ बराबर नहीं होती है, तो इसलिए इसको उत्तर अयनांत बोलते हैं। उत्तर में जो है दिन बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उत्तर अयनांत बोला जाता है। दक्षिण अयनांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि दक्षिण में उस टाइम दिन बड़ा हो जाता है और उत्तर में दिन छोटा, क्योंकि उत्तर में सर्दी पड़ रही होती है उस टाइम, सूर्य की लाइट उतनी पहुंच नहीं पाती, तो इसलिए उत्तर में उस टाइम दक्षिण अयनांत मतलब उधर सर्दी होती है, तो इधर दिन बड़ा हो जाता है दक्षिण में, इसलिए इसको दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ठीक है, और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे जो होता है सूर्य की प्रकाश वो विषुवत पृष्ठ पर सीधे सीधे पड़ती है। विषुवत पृष्ठ पर सीधे सीधे पड़ने से क्या होता है कि अक्ष के दोनों तरफ दिन और रात बराबर होती है। उसी तरह यहाँ भी अक्ष के जब विषुवत पृष्ठ पे सूर्य की लाइट पड़ रही है, तो साउथ में नॉर्थ में या दोनों साइड दिन और रात बराबर होती है, कोई फ़र्क नहीं होता है, इसलिए मतलब इसको विषुव बोलते हैं। यहाँ विषुव की स्थिति होती है, यहाँ पे दक्षिण अयनांत की स्थिति होती है क्योंकि दक्षिण में बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रहा होता है, और यहाँ उत्तर अयनांत की स्थिति होती है क्योंकि उत्तर में बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है उस टाइम। ठीक है, ये हमने समझ ली। यहाँ पे वही लिखा हुआ है 24 घंटे का समय लेती है घूर्णन पृथ्वी का दिन कहा जाता है। अभी हम यहाँ एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फास्ट रीड कर लेते हैं। जो मैंने समझाया, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्र में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जैसे ये है। तो यहाँ पे सन है, तो ये जो पड़ेगी लाइट वो ऐसे पड़ेगी, तो ये वाला ध्रुव जो है ये पीछे रह गया, इस पे लाइट नहीं पड़ी। ये वाला ध्रुव पूरा लाइट इस एक ध्रुव पे पूरा लाइट पड़ा और दूसरे ध्रुव पे सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जब उत्तर ध्रुव जो है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर
6 महीनों का लगातार दिन, और ये मैं अभी बताऊंगी कि 6 महीने दिन और रात कैसे बन जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी, और ये मैंने बाद में बता रही हूँ अभी तुरंत। उसके बाद ये पहले पढ़ लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य, 22 दिसंबर मैंने बताया जब साउथ में पड़ती है सूर्य की रोशनी के कारण मकर रेखा, मैंने बताया ना अभी कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती है। जैसे मैंने बताया कि अभी साउथ में मकर रेखा पर जब रोशनी पड़ती है दिसंबर में, तो उस टाइम क्या होता है कि दक्षिण में लंबी दिनें हो जाती है, दिन लंबी हो जाती है और रात छोटी हो जाती है। उसी टाइम दिसंबर में नॉर्थ में क्या होता है, वहाँ सर्दी हो रही होती है और दिन बड़ा छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिन और रात बराबर नहीं हो पाती, इसलिए क्या। उसके बाद 21 मार्च एवं 23 सितंबर ऊपर और नीचे की स्थिति, जब पृथ्वी ऊपर नीचे होती है, को सूर्य की किरणें विषुवत विरुद्ध पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था को में कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। मैंने कहा एक मार्च और नीचे सितंबर के टाइम जो होती है, सूर्य विषुवत रेखा पर बीच में पड़ता है, तो दोनों साइड दिन और रात बराबर होती है, इसलिए इस स्थिति को विषुव बोला जाता है, विषुव। उसके बाद 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ऊपर में नीचे नॉर्थ में हो जाता है शरद ऋतु, जबकि दक्षिण में गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसी स्थिति के विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ 6 मंथ की रात कैसे हो जाती है, 6 महीने की दिन और रात। जैसे दिन और रात तो दो ही स्थिति में हो सकती है, जैसे ये सन है और यहाँ पे अर्थ है और ये हमारा एक्सिस, और दो ही स्थिति में हो जाती है, या तो सन अर्थ इधर है सन के, या तो इधर है। तो यहाँ पे ये अक्ष हो गया, ये सन है हमारे कि ये जो इसकी जो लाइट पड़ी वो ऐसे पड़ी, इतना तक कवर किया। उसी तरह इधर लाइट पड़ी, उसने इतना तक कवर किया। तो अब हुआ क्या कि ये जो अर्थ है ये हो गया विषुवत वृत्त, ये हो गया कर्क रेखा और ये मकर रेखा। उसी तरह इसका ये हो गया मध्य, ये कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। तो अर्थ जब यहाँ पे पड़ी तो आप देख सकते हैं ये जो पृथ्वी की मेन एक्सिस है, ये नॉर्थ वाली जो एक्सिस है ना, ये यहाँ पे सूर्य की रोशनी पूरी तरह जा रही है, ये यहाँ पे इसकी रोशनी पूरी तरह जा रही है। लेकिन साउथ की बात करें तो साउथ की जो अक्ष है यहाँ पे रोशनी जा ही नहीं रही, क्योंकि ये जो रोशनी है सन की वो अर्थ के आधे भाग पे पड़ रही है, और आधे भाग जो साउथ वाली भाग है, जो साउथ दक्षिण ध्रुव है, इसको ध्रुव बोलते हैं यहाँ पे, और उत्तर ध्रुव, तो उत्तर ध्रुव पूरी तरह से रोशनी जा रही है और दक्षिण ध्रुव पे नहीं जा रही। उसी तरह यहाँ पे जो है दक्षिण ध्रुव पे पूरी तरह रोशनी जा रही है, यहाँ पे लाइट हो जाएगा यहाँ तक, दक्षिण ध्रुव पे पूरी तरह रोशनी जा रही है, जबकि यहाँ पे जो है उत्तर ध्रुव, यहाँ पे नहीं जा रही है लाइट। तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ये हो गया, तो उस टाइम जो होता है यहाँ पे दिन बड़ा होगा और उसी तरह इधर दिन बहुत छोटा होगा, इधर फिर दिन, यहाँ पे फिर दिन उससे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, फिर यहाँ पे उससे जिस हिसाब से दिन यहाँ बड़ा होगा उधर पीछे छोटा होता जाएगा।
और ऐसे करते करते ही यहाँ पे आते आते सन जो है यहाँ पे फिर दिन छोटा होता जाएगा और रात यहाँ पे बड़ी होती जाएगी। यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे दिन फिर बड़ा होगा और यहाँ पे फिर रात उससे उससे मतलब बड़ी, यहाँ पे दिन फिर छोटा होता जाएगा और यहाँ पे रात बड़ी होती जाएगी। और यहाँ जब पोल पे आएगा, पोल पे, तो यहाँ भी रात बड़ी हो जाएगी और यहाँ भी बड़ी हो जाएगी। तो ये जो पोल है यहाँ पे पूरी तरह रात हो जाएगी दोनों तरफ। तो रात हो गया तो इस पोल पे उस टाइम 6 महीने का रात हो जाता है जब साउथ में सूर्य की पड़ रही। उसी तरह जब इधर लाइट पड़ेगी तो ये ध्रुव पीछे सन के पीछे है और ये ध्रुव सन के रोशनी के आगे है, तो ये जो पीछे रह गया। तो ऐसा करते करते इधर जो होगा यहाँ पे दिन बहुत छोटा होगा इधर, और इधर रात बहुत बड़ी होगी। उसी तरह यहाँ पे जो होगा यहाँ पे रात बहुत छोटी होगी और दिन बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे आते आते यहाँ भी दिन होगा और यहाँ भी दिन हो जाएगा। तो इस पोल पे पूरा दिन ही हो जाता है, रात आती ही नहीं। तो यही इस पोल पे उस टाइम 6 महीने का दिन हो जाता है। तो आपने समझ लिया होगा। जैसे यहाँ पे है, जब नॉर्थ में पड़ रही होती है तो नॉर्थ पोल पे, जब सूर्य की रोशनी नॉर्थ पे पड़ रही होती है तो नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन हो सकता है। और जब सूर्य की रोशनी साउथ में पड़ रही होती है तो साउथ में जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे 6 महीने का दिन हो सकता है। और जब नॉर्थ में पड़ रही है तो नॉर्थ में 6 महीने का दिन हो जाएगा। और उस टाइम साउथ वाली जो है, साउथ वाली जो होगी यहाँ पे, उस टाइम वहाँ पे 6 महीने की रात हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे 6 महीने का अगर दिन हुआ साउथ में रोशनी पड़ी तो, और 6 महीने का पीछे नॉर्थ में रात हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टेबल की तरह बना दी है कि 21 जून को जो होता है वो सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर होता है। उस टाइम उत्तर में जो है ग्रीष्म ऋतु हो रही होती है और उत्तर में बड़ा दिन और छोटी रात होगी। और उस टाइम दक्षिण में शीत ऋतु होगी, छोटा दिन होगा और बड़ी रात होगी। और इस स्थिति को उत्तर अयनांत बोलते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी मकर रेखा पे होगी। उस टाइम दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु हो रहा होगा और उत्तर में शीत ऋतु। दक्षिण में जो दिन हो रहा होगा बड़ा दिन और छोटी रात, उसी टाइम उत्तर में छोटा दिन और बड़ी रात। 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पे रोशनी होगी सूर्य की और उत्तर में उस टाइम हेमंत ऋतु चल रहा होगा। उस टाइम दिन और रात बराबर होते हैं। और दक्षिण में बसंत ऋतु और दिन रात इस टाइम में बराबर होते। इस स्थिति को विषुव बोला जाता है। ठीक है। 21 मार्च को जो सूर्य की रोशनी होती है वो भी उस टाइम में विषुवत रेखा पे ही होती है। उत्तर में बसंत ऋतु होता है और दक्षिण में हेमंत ऋतु। जब उत्तर में हमारे लिए हेमंत चल रहा होता है तो उन लोगों के लिए बसंत ऋतु, और जब हमारे लिए बसंत चलती है तो उन लोगों के लिए हेमंत ऋतु चलती है। और दिन रात तो उस टाइम बराबर ही होते हैं। इस स्थिति को विषुव बोला जाता है। आई होप आपने मतलब इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, कॉन्सेप्ट वाला भी है, तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।